बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे कहते हैं। ये बेसिकली चेन ऑफ इन्फेक्शन एक अलग सा चैप्टर है, लेकिन हम पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ मेडिकल एंड सर्जिकल सेप्सिस और उसके दरमियान डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन का मकसद ये है कि द एंट्री पॉइंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो हम उसको इन्फेक्शन कहते हैं। फिर जो इन्फेक्शन या पैथोजन काज कर सकता है, यूजुअली हम जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाए तो इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। पैथोजन का मकसद वायरस, बैक्टीरिया यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एजेंट जो डिजीज़ काज कर सकते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी पैथोजन है, हर एक का एक अलग इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें वो साइन सिम्टम, एक स्पेसिफिक पीरियड है जिसमें वो साइन सिम्टम एक्टिवेट होता है इसका। तो हम बात करते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। द चेन ऑफ इन्फेक्शन डिस्क्राइब हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू आर प्लेस टू अनदर, यानी कैसे एक पर्सन से दूसरे या कैसे एक जगह से दूसरी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट हो सके। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन में हम पढ़ेंगे। दिस कोड भी समवन हैंड्स, ये कोई इन एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक बाय हैंड भी ट्रांसमिट हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकती है, थ्रू एयर के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकती है, बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट, जब भी कोई बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट हो जाए, मिसाल के तौर पर आपका ब्लड किसी दूसरे बॉडी के ऊपर लगा, या आपका फॉर एग्जांपल स्टूल या यूरिन या सलाइवा या टीयर किसी दूसरे बॉडी के ऊपर, या स्किन किसी दूसरे बॉडी के साथ टच हुआ, तो ये इन्फेक्शन का जरिया या सबब बन सकते हैं। दिस चेन ऑफ इन्फेक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सीरीज ऑफ स्टेप दैट अलाउ इन्फेक्शन टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है, ये 7 स्टेप पर मुश्तमिल है, जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है। 7 स्टेप पर मुश्तमिल है। नंबर फर्स्ट स्टेप, ये जो डायग्राम है चेन ऑफ इन्फेक्शन का, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये 6 स्टेप पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्फेक्शियस एजेंट, सेकंड है रिजर्वाइवर, थर्ड है पोर्टल ऑफ एक्साइड, सेकंड फोर्थ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिफ्थ है पोर्टल ऑफ एंट्री, और सिक्स्थ है सस्केपिटेबल होस्ट। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक स्टेप को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसी चेन ऑफ इन्फेक्शन को हम पढ़ेंगे कि इसी चेन ऑफ इन्फेक्शन में सोर्स ऑफ, यानी इसी चेन ऑफ इन्फेक्शन में पढ़ेंगे कि इसमें इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, रिजर्वाइवर कौन है, एंट्री पॉइंट कौन है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो ये है कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन है। इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है जर्म्स, एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, तो ये इन्फेक्शियस एजेंट है। तो ये क्या है, इन्फेक्शियस। अच्छा, फर्स्ट जो स्टेप है चेन ऑफ इन्फेक्शन का वो ये है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल जंप पर मुश्तमिल है, एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, एटसेट्रा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जो जर्म्स, एजेंट, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट एटसेट्रा, ये क्या है, एक्चुअली ये इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी वो एजेंट जो इन्फेक्शन काज कर सकता है। सेकंड येलो बॉक्स में हमें अपीयर हो रहा है कि ये एक्चुअली रिजर्वाइवर है, यानी फॉर एग्जांपल रिजर्वाइवर का मकसद वो एरिया, वो रीजन जहाँ पे ये पैथोजन, ये वायरस, बैक्टीरिया वगैरह रह सकते हैं। तो ये कौन हो सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल पीपल, लोग भी हो सकते हैं रिजर्वाइवर, एनिमल भी हो सकते हैं, पेट्स भी हो सकते हैं, डॉग्स, कैट, रेप्टाइल भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल, फूड है, सॉइल है, वाटर है, यानी हर वो चीज़ या हर वो जानदार, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिसमें भी ये पैथोजन इजीली, आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसी एजेंट को, तो ऐसी प्रोसेस को हम रिजर्वाइवर कहते हैं। तो फिर इसी रिजर्वाइवर के साथ नेक्स्ट हमारा स्टेप है चेन ऑफ इन्फेक्शन का, वो है क्या, वो है एंट्री ऑफ एक्साइट। तो इस एंट्री ऑफ एक्साइट का मकसद ये है कि उसी रिजर्वाइवर से यही पैथोजन एक्साइटेशन उसका होती है, मतलब उसी रिजर्वाइवर से यही पैथोजन वो रिलीज होगा, निकलेगा। तो ये जो ऑरेंज बॉक्स में हमारे पास है हु जर्म्स गेट आउट, यानी जर्म्स कैसे एक्साइटेशन करेगा, कैसे आउट होगा। पोर्टल ऑफ एक्साइट जिसको हम कहते हैं, मौत के ज़रिए, फॉर एग्जांपल मौत के ज़रिए आप जब वो माइट करते हैं या सलाइवा रिलीज होती है, उसी के ज़रिए भी वायरस, जरासीम वगैरह बाहर निकालती है। कट इन द स्किन में कोई इंजरीज हुई जिसके ज़रिए ब्लड निकल गया, पसीना निकल गया, ड्यूरिंग डायपियरिंग, फॉर एग्जांपल एंड टॉयलेटिंग स्टूल, फॉर एग्जांपल स्टूल या यूरिन वगैरह, जितना भी हमारा एक्सपोजर सिस्टम है, मिसाल के डाइजेस्टिव और एक्सपायरेटरी या यूरिनरी रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसी के ज़रिए ये एक्चुअली एंट्री आउट पॉइंट, सॉरी वो पॉइंट ऑफ या पोर्टल ऑफ एक्साइट इसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मौत से सलाइवा रिलीज होती है, मौत से मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स वोमिटिंग की शक्ल में रिलीज होते हैं। तो ये एक्चुअली एक एक्साइट पॉइंट है,
पोर्टल ऑफ एक साइट है चेन ऑफ इन्फेक्शन का। फिर रेड बॉक्स में हमारे साथ अपियर हो रहा है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कौन से मटेरियल है जो इस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सके। तो जर्म्स गेट अराउंड, हमारे पास इर्द गिर्द जो जरासीम मौजूद है वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, कॉन्टेक्ट हैंड टॉयज़ एंड सैंड। फॉर एग्जांपल जब सैंड को टच करते हैं, टॉयज़ मटेरियल, बच्चे जो टॉयज़ को यानी जो खिलौने के सामान है उसको कहते हैं। बाय हैंड आप किसी दूसरे को टच करते हैं। ड्रॉपलेट व्हेन यू स्पीक स्नीज और कफिंग, जब आप कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं या स्पीकिंग जब आप बोलते हैं कोई लेक्चर के दौरान, तो आपकी मुँह से मुयस्सर पार्टिकल रिलीज होती है। उसी पार्टिकल में मौजूद है, उसी मुयस्सर पार्टिकल में क्या मौजूद है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह। तो ये एक ट्रांसमिटिंग एजेंट है, ट्रांसमिटिंग मीडियम है, किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन के लिए। नेक्स्ट स्टेप पर मुश्तमिल है हो जर्म्स गेट इन, एंट्री पॉइंट या पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं इसको हम। फिर भी ये सेम टू सेम है पोर्टल ऑफ एक्साइट की तरह, यानी जो पोर्टल ऑफ एक्साइट में आपने पोर्टल इस्तेमाल किया था वही सिर्फ आप पोर्टल ऑफ एंट्री में इस्तेमाल करें। यानी उसी पोर्टल ऑफ एंट्री एक्साइट से सिर्फ पैथोजन रिलीज होती थी, और पोर्टल ऑफ एंट्री में फॉर एग्जांपल मौत के ज़रिए भी पैथोजन इंटर हो सकता है, यानी कट स्किन इंजरीज अगर हुई तो इसके ज़रिए भी इंटर होता है, आई के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए एट्सेट्रा। तीसरा है जो लास्ट स्टेप है चेन ऑफ इन्फेक्शन है, वो है सस्केप्टेबल होस्ट, यानी ये जो फॉर एग्जांपल इंटर हुआ आपको पैथोजन, तो आपके अंदर आया डिजीज़ काज हो सकती है या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो आप सस्केप्टेबल है। सस्पेक्टेबल वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं या वो होस्ट को कहते हैं जो ईजिली इसमें डिजीज़ काज हो सकती है। इसका मकसद ये है कि इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, वो फाइटिंग नहीं करता प्रॉपर तरीके से इस पैथोजन के खिलाफ। तो ये बेसिकली यानी फॉर एग्जांपल बेबीज़ सस्केप्टेबल होस्ट, बेबीज़ बच्चा भी हो सकता है, चिल्ड्रन, एल्डर पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम, अनइम्यूनाइज्ड पीपल, एनीवन हो सकता है, कोई भी हो सकता है सस्केप्टेबल होस्ट में। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है, 6 स्टेप पे हमने पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप को हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एजेंट, जो इसको हम पैथोजन कहते हैं। इंक्लूड नॉट ओनली बैक्टीरिया बट ओनली वायरस, फंजाई, पैरासाइट। ये सिर्फ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई पर मुश्तमिल नहीं, यानी हर वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज कर सकती है तो उसको पैथोजन कहते हैं। ये इन्फेक्शियस एजेंट पर मुश्तमिल है। The virulence of this pathogen depend on their number, their potency, their ability to enter and survive in the body, and the susceptibility of host। यानी ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है या ये जो पैथोजन है ये डिपेंड करता है नंबर पे, तादाद में कितने हैं, उसका पोटेंसी क्या है, पोटेंसी मतलब उसका एबिलिटी कितना है इंटर होने का। फॉर एग्जांपल 10 मटेरियल है, 10 के 10 मटेरियल इंटर होते हैं या 5 मटेरियल इंटर होते हैं, उस पोटेंसी क्या है, मुकाबला करने का। जब वो इंटर हो जाए तो उसका मुकाबला है कि वो इम्यून सिस्टम के साथ लड़कर डिजीज़ काज करेगी या इम्यून सिस्टम के साथ लड़कर इम्यून सिस्टम उसको शिकस्त देगी, ये उसका पोटेंसी है। सर्वाइव इन द बॉडी, क्या वो बॉडी में सर्वाइवल हो सकता है, सर्वाइवल कर सकता है या नहीं करता। एंड सस्केप्टेबल या होस्ट, क्या वो होस्ट को इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर सकता है होस्ट का। होस्ट हर वो एजेंट को कहते हैं जिसमें ये वायरस, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो इसको हम होस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ह्यूमन बॉडी में ये पैथोजन रहते हैं तो इस ह्यूमन बॉडी को हम होस्ट कहते हैं, और जो वायरस, बैक्टीरिया है उसको हम गेस्ट कहते हैं। तो ये एक्चुअली इन्फेक्शियस एजेंट है जो पैथोजन फर्स्ट स्टेप है चेन ऑफ इन्फेक्शन का जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्वाइवर। रिजर्वाइवर यानी पर्सन, हर वो पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड यानी कीड़े मकोड़े, प्लांट हो सकता है, साइल हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन विच इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लाइव एंड मल्टीप्लाई। रिजर्वाइवर हर इसी एजेंट को कहते हैं चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिसमें यही पैथोजन सर्वाइव करता है, तो इसको हम रिजर्वाइवर कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमेट्स। रिजर्वाइवर इंक्लूड पीपल, इंसेक्ट, बर्ड एंड अदर एनिमल। रिजर्वाइवर मुश्तमिल है लोगों पर, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल पर मुश्तमिल है। या इनएनिमेट का एक होता है एनिमिनेट, एनिमेट का मकसद लिविंग और इनएनिमेट का मतलब नॉन लिविंग। इंक्लूड सॉइल, वाटर, फूड, फिश एंड इंट्रावेनस फ्लूइड एंड एटसेट्रा। तीसरा है पोर्टल ऑफ एक्साइड, यानी चेन ऑफ इन्फेक्शन का थर्ड स्टेज है पोर्टल ऑफ एक्साइड, यानी यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी रिजर्वायर से किस तरह निकलेगा। इट इज़ मीन बाई विच पैथोजन एक्साइड फ्रॉम रिजर्वायर, के रिजर्वायर से ये पैथोजन किस तरीके से निकलेगा। फॉर ए ह्यूमन रिजर्वायर, यानी अगर आप ह्यूमन को देखें, अगर ह्यूमन रिजर्वायर हो तो पोर्टल ऑफ एक्साइड इंक्लूड ये ब्लड के जरिए भी निकल सकती है, रिस्पायरेटरी सिक्रेशन के जरिए भी निकल सकती है ये पैथोजन, एनीथिंग एक्साइड फ्रॉम द जीआईटी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट के भी जरिए निकल सकती है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास जीआईटी सिस्टम के जरिए भी रिलीज हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टल ऑफ एक्साइड में, इट इज़
फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसी डायग्राम में, तो इसी डायग्राम में एयर, फॉर एग्जांपल एयर से एयर वैक्स रिलीज होती है एटसेट्रा। अगर आप मौत को देखें तो फॉर एग्जांपल मौत से मुख्तलिफ तरह की सिक्रेशन होती है, सलाइवा की, स्पॉटम की, नूज से सिक्रेशन होती है, फॉर एग्जांपल स्पॉटम की, या फॉर एग्जांपल म्यूकस की सिक्रेशन होती है। अगर आप आइज़ को देखें तो टीयर्स की सिक्रेशन होती है, ब्रोकन स्किन से ब्लड रिलीज होती है, या फॉर एग्जांपल स्किन से फ्लैक्स रिलीज होती है। फ्लैक्स का मतलब स्वीट वगैरह, यानी जिसके अंदर जो पोर्स के ज़रिए मुख्तलिफ तरह के पैथोजन रिलीज हो सकती है। अगर आप नीचे को देखें तो एनएस यानी फीसेस, इससे फीसेस या स्टूल रिलीज हो सकती है। तो फीसेस में भी यानी जो बेसिक एड्स है या जो हेपेटाइटिस सी है, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो एनएस पे डिपेंड करता है, फीसेस पे डिपेंड कर सकता है। वो फीसेस के साथ निकलती है, तो ये बेसिक ट्रांसमिशन है, ये बेसिक पोर्टल ऑफ एक्साइट वे है। तीसरा अगर आप फीमेल में देखें तो फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड है, मिल्क सिक्रीशन, वेजाइनल सिक्रीशन, ब्लड मेमरी। अगर आप फीमेल को देखें तो फीमेल का ब्रेजर होता है, तो ब्रेजर के जरिए जाहिर बात है कि जब मिल्क यानी बच्चे को सर्कुलेशन देती है, मिल्क के साथ वो रिलीज हो सकती है विजाइना के जरिए, जो विजाइनल सिक्रीशन होती है, विजाइना से फ्लूइड रिलीज होती है, वाइटिश फ्लूइड, तो इस विजाइनल फ्लूइड भी हो सकती है एक्सेट्रा। सेमिनल वेसिकल, अगर आप सेमन को देखिए, लुब्रिकेटिंग सिक्रीशन, यूरेथ्रा से जब यूरिन रिलीज होती है तो इसमें भी हो सकती है, ये पोर्टल ऑफ एक्साइड की तरह काम करता है कि इससे पैथोजन रिलीज हो जाए एक्सेट्रा। अगर आप फॉर एग्जांपल पोर्टल ऑफ एक्साइड वेजाइनल रीजन भी हो सकती है, एनएस भी हो सकता है, पीनस भी हो सकता है। तीसरा कंटेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चेन ऑफ इन्फेक्शन में जो नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ नंबर का, वो है कंटेक्ट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकती है पैथोजन। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी ट्रांसमिट हो सकता है, बाय ड्रॉपलेट भी ट्रांसमिट हो सकता है। डायरेक्ट का मकसद का आप हैंड टू हैंड मीटिंग करें तो ये डायरेक्ट है, फॉर एग्जांपल लिप्स टू लिप्स केसिंग करे, माउथ टू माउथ केसिंग करे, माउथ टू वेजाइनल केसिंग करे, यानी जो भी केसिंग के टाइप है अगर आप ये कर ले तो इसमें जाहिर बात है ये डायरेक्ट केसिंग है, तो इस डायरेक्ट केसिंग के साथ आपको पैथोजन ट्रांसमिट हो सकती है। फॉर एग्जांपल लिप्स टू लिप्स केसिंग है, माउथ टू माउथ केसिंग है, माउथ टू पीनस केसिंग है, पीनस टू माउथ केसिंग है, यानी जितने भी डायरेक्ट कंटेक्ट है, हैंड टू हैंड कंटेक्ट है एट्सेट्रा, बॉडी टू बॉडी कंटेक्ट है, तो ये हो सकती है। तीसरा बाई एयर, एयर के ज़रिए भी कांटेक्ट हो सकते हैं। अगर दो पर्सन आपस में नज़दीक है तो एक बोलता है दूसरा खामोश खड़ा है उसको, तो ये भी ट्रांसमिट हो सकती है। बाई फूड के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकती है, मस्कीटो के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकती है, रेबिड एनिमल के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकती है। तीसरा है वेक्टर बर्न। वेक्टर बर्न में बायोलॉजिकल आता है और मैकेनिकल। बायोलॉजिकल का मकसद वायरस, बैक्टीरिया, ये ट्रांसमिट हो सकती है। मैकेनिकल का मकसद फॉर एग्जांपल बाय हैंड भी ट्रांसमिट हो सकता है। मैकेनिकल का मतलब फोमाइट यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसमें ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह किसी मटेरियल, किसी पैथोजन को ट्रांसमिट करे, तो इसको मैकेनिकल वेक्टर कहते हैं। एयरबोर्न कॉमन व्हीकल, फॉर एग्जांपल कॉमन व्हीकल के जरिए भी ट्रांसमिट हो सकती है। और एयरबोर्न फॉर एग्जांपल एयरबोर्न में अगर आप स्नीजिंग करें, एयरबोर्न में कफिंग करें, तो ये ट्रांसमिट हो सकती है। अगर आप देखें ह्यूमन पैथोजन ट्रांसमिशन, तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन पैथोजन ट्रांसमिशन जो डायग्राम हमारे पास नज़र आ रहा है, इन्फेक्शन काज्ड बाय कंटेक्ट एंड फीसेस। फॉर एग्जांपल अगर आप फीसेस को कंटेक्ट करें तो ये भी ट्रांसमिशन का एक मेन सबब है। इन्फेक्शन काज्ड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन की वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन काज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन काज्ड बाय पैथोजन इन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम में जो पैथोजन मौजूद है इसकी वजह से भी ट्रांसमिशन हो सकती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इन्फेक्शियस एजेंट फिफ्थ स्टेज है, इन्फो फिफ्थ स्टेप है चेन ऑफ इन्फेक्शन का, पोर्टल ऑफ एंट्री। इन्फेक्शियस एजेंट गेट इनटू द बॉडी थ्रू वेरियस पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी जो इन्फेक्शियस एजेंट रिलीज हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिशन के बाद ये ऐसी सिस्टम को ढूंढेंगे जहाँ पे वो पेर इंटर होगा। तो पोर्टल ऑफ एंट्री मुख्तलिफ तरह हो सकती है, इंक्लूडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन पोर्टल ऑफ एंट्री है, नॉन इंटेक्ट स्किन पोर्टल ऑफ एंट्री है, एंड द रिस्पिरेटरी जीआईटी सिस्टम, जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट। पैथोजन ऑफन एंटर द बॉडी ऑफ द होस्ट थ्रू द सेम रूट विच आर एक्साइटेड द रिजर्वायर, यानी पैथोजन का जो एंट्री पॉइंट है वो सेम टू सेम है जिस तरह के एक्साइट पॉइंट है, जो रिजर्वायर से पैथोजन की एक्साइटिंग होती है वही एक्साइटेड एरिया पे पेर पैथोजन एंटर भी हो सकता है। एग्जांपल एयरबोर्न पैथोजन, कोई एयर के साथ फ्रॉम वन पर्सन स्नीज एंटर थ्रू नोज ऑफ अनदर पर्सन। अगर कोई एक बंदा फॉर एग्जांपल स्नीजिंग करता है तो वो नोज के जरिए, मुंह के जरिए वो वही पैथोजन पेर एंटर हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो डायग्राम में देख रहे हैं अगर आप देखें तो ये एयर के साथ भी ट्रांसमिट हो सकती है, क्योंकि एयर में एयर वैक्स मटेरियल है, एयर वैक्स या जिसको हम सेबम कहते हैं। अगर आप देखें तो ब्रोकन स्किन ब्रेक हो तो भी ट्रांसमिट हो सकती है, ये पोर्टल ऑफ एंट्री की तरह काम करता है। अगर आप देखें तो एनएस है, एनएस में भी ट्रांसमिट हो सकती है, तो एनएस का मतलब
कि अब फॉर एग्जांपल पीनस टू एनस में इंटर हुआ, या फॉर एग्जांपल वैसे भी ये एक्सपोजरल आर्गन है। अगर आप प्लेसेंटा को देखें तो प्लेसेंटा के जरिए भी ट्रांसमिट हो सकती है। विजाइना भी एक एक्सपोजरल आर्गन है, तो इसके ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकती है। यूरेथ्रा भी एक्सपोजर है टू बाहर इन्वायरमेंट को। तो मेमोरी ग्लैंड अगर आप देखें तो मेमोरी ग्लैंड इज मोस्ट अफेक्टेड बाई ईटर पैथोजन, ये भी एंट्री पॉइंट है। ये माउथ अगर आप देखें, नोज़ देखें, आई देखें, तो ये सारे ऐसे एजेंट है जिसके ज़रिए पोर्टल ऑफ एंट्री जिसको हम कहते हैं, जिसके ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो सकता है। नेक्स्ट सिक्स्थ जो स्टेप है चेन ऑफ इन्फेक्शन के, वो है सस्केपिटेबल होस्ट। द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज अ सस्केपिटेबल होस्ट। यानी सस्केपिटेबल का मतलब हसास। होस्ट हमने पहले भी पढ़ा कि होस्ट हर वो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है। जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो इसको हम होस्ट कहते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन रह रहा है इसको हम गेस्ट कहते हैं। Someone at risk of infection. Infection does not occur automatically when the pathogen enters the body of a person whose immune system is functional normally. When virulent pathogen enter immunocompromised person who infectious generally follow. देखिए सस्केपिटेबल होस्ट वैसे पहले नहीं होता। अगर आपको पैथोजन एंटर हो रहा और अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है तो ये जवाब भी पैदा नहीं होता कि वही पैथोजन आपके बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ या कोई ऐसा वायरुलेंट एजेंट आपको इंटर हुआ जो जिसका वायरुलेंट मतलब आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उसने, तो ऐसी वायरुलेंट एजेंट आपके अंदर डिजीज़ काज कर सकती हैं। Whether exposure to a pathogen region in infection depend on several factors related to a person exposed. The pathogen, the agent, and the environment. Host of factors that influence outcome of the exposure include the presence or absence of natural barrier, the function state of immune system, and the presence or absence of invasive device. देखिए डिपेंड करता है कि आपको जब फॉर एग्जांपल पैथोजन एंटर हुआ वो वायरुलेंट है या नॉन वायरुलेंट है। अगर नॉन वायरुलेंट है तो डिजीज़ खास नहीं हो सकती बॉडी के अंदर। अगर वायरुलेंट है तो वही वायरुलेंट एजेंट आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके अंदर डिजीज़ काज कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल नेचुरल बैरियर मौजूद है, अगर नेचुरल बैरियर मौजूद है तो भी डिजीज़ काज नहीं कर सकती। नेचुरल बैरियर का मकसद ये है कि इम्यूनिटी अगर मौजूद है तो डिजीज़ नहीं काज कर सकती। अगर ये एब्सेंस है, ये फॉर एग्जांपल मौजूद नहीं है तो डिजीज़ काज कर सकती है। कुछ ऐसे पैथोजन हैं जो बॉडी के साथ जब बॉडी में एंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल एड्स का जो डिजीज़ है वो पहले तो फर्स्ट 2 वीक्स या फॉर एग्जांपल फर्स्ट महीने में वो डिजीज़ काज नहीं हो सकती या वो डिजीज़ काज नहीं कर सकती। ये एक ऐसे एजेंट भी या वायरुलेंट एजेंट भी मौजूद है जो 2, 3, 4 साल के लिए इंतज़ार करके जब ये इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कर देगा, सारा बॉडी को कवर करेगा, तो फिर इसके बाद वो अपना जो पावर है वो शो करेगा। तो मुख्तलिफ़ तरह के एजेंट मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के होस्ट को सस्पेक्ट कर सकते हैं, हसास बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। जब भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए तो ज़ाहिर बात है कि आपका जो रिएक्शन है वो फेल होगा इसी फैक्टर के खिलाफ कि वो फाइट करेगा। तो आप इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सस्केपिटेबल होस्ट का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ के ऊपर वो इन्वॉल्व है। वो क्यों इन्वॉल्व है? जब एक डिजीज़ लग गई तो फॉर एग्जांपल वो नेक्स्ट डिजीज़ के लिए वो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ऑलरेडी, अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो ये हमने पढ़ी चेन ऑफ इन्फेक्शन की। चेन ऑफ इन्फेक्शन, ऐसी चेन ऑफ इन्फेक्शन का मकसद ये है कि आपको किस तरह पैथोजन ट्रांसमिट हो सकते हैं। 7 पोर्टल है, 7 सिस्टम है, 7 पाथवे है या 7 स्टेज है या 7 स्टेप है। इसी के ज़रिए एक बंदे से दूसरे बंदे या एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। ऐसी चेन ऑफ इन्फेक्शन को हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं? तो लिंक है यहाँ पे वेज टू ब्रेक द चेन और इंटरवेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वाइवर आपके पास इन्फेक्टेड पेशेंट आपके पास एक रिजर्वाइवर की तरह काम करता है। रिजर्वाइवर का मकसद जिसमें वो पैथोजन रह सकता है या जिसमें वो पैथोजन रह रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि वो रिजर्वाइवर है। और जिस पैथोजन जिस ऑर्गेनिज्म में रह रहा है, ज़ाहिर बात है कि वो पैथोजन क्या होगा? इन्फेक्टेड होगा, इन्फेक्टेड पेशेंट है। तो किस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं? प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र ना हो जाए माजी। उसका इंटरवेंशन क्या है? मुदाखलत क्या है? प्रॉपर हैंड हाइजीन, यानी वो किस तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो सकती। प्रॉपर हैंड हाइजीन आपने करना है, ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आइसोलेशन टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट ऑफ एक्साइट, यानी वो किस तरह एक्सक्रीट होगा या वो किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी से निकलेगा।
उस सिक्रेशन के ज़रिए, फीसेस के ज़रिए, ब्लड, यूरिन, स्पॉटम के ज़रिए वो पैथोजन आपसे रिलीज हो सकते हैं। तो ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेकिंग पाथवे क्या है उसके लिए? प्रिवेंट कंटेमिनेशन। आपने कंटेमिनेशन, गंदा या पाथवे को आपने क्या करना है? रोकना है। तो इसके लिए इंटरवेंशन ये है कि थ्रू हैंड हाइजीन करना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इस्तेमाल करना है, नॉट रिकेपिंग द नीडल। नीडल एक बार इस्तेमाल किया तो फिर आपने रिकेप नहीं करना चाहिए। हैंडलिंग शॉप करेक्टली, जिन्हें आपने अच्छे तरीके से हैंडलिंग करना है। फॉर एग्जांपल कंटेनिंग कंटेमिनेटेड मटेरियल, डिसइंफेक्शन। अगर कोई कंटेमिनेटेड मटेरियल है तो उसको आपने स्टेरलाइज करना है, आपने डिसइंफेक्शन प्रोसेस इस्तेमाल करना है, आपने फॉलो मेडिकल एसेप्टिक प्रैक्टिस करवाना है। कि फॉर एग्जांपल मेडिकल एसेप्सिस में हमने पढ़ा कि वो कौन से एजेंट है जो मेडिकल एसेप्सिस में इन्वॉल्व है, डिटर्जेंट है, सोप है, एक्सेट्रा। तीसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये पैथोजन किस तरह ट्रांसमिट हो सकती है? कंटेमिनेटेड हैंड के ज़रिए। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ के ऊपर जर्म्स मौजूद हैं, मैंने दूसरे के साथ हाथ मिलाया तो वो ट्रांसमिट हो सकती है, ये कंटेमिनेटेड हैंड है। कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड सप्लाई एंड अदर ऑब्जेक्ट हो सकती है। इसका वो तरीका जो हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं वो है प्रिवेंट कंटेमिनेशन, एलिमिनेट वेक्टर। वेक्टर को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, और इसी कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए जो इंटरवेंशन है वो ये है कि यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपने इस्तेमाल करना है, प्रॉपर हैंड हाइजीन करना है, स्टरलाइजेशन करना है, प्रॉपर क्लीनिंग, रेफ्रिजरेशन अफोर्ड करना है, डिसइंफेक्शन करना है, प्रॉपर डिस्पोजल करना है। मतलब एक बार आपने डिस्पोजल इस्तेमाल किया दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर्जिकल एसेप्सिस होनी चाहिए, आइसोलेशन टेक्निक होनी चाहिए, पेस्ट कंट्रोल, मतलब जो पेस्ट है, पेस्ट कहते हैं कीड़े कोड़े मारे व्याध को कहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। एंट्रेंस यानी एंट्री पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल चेन ऑफ इन्फेक्शन का एंट्री पॉइंट क्या है? वो माउथ है, ब्रेकिंग द स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो इस एंट्री पॉइंट को हम किस तरह रोक सकते हैं, ब्रेक किस तरह कर सकते हैं? पुट ओनली क्लीन थिंग इज माउथ। फॉर एग्जाम्पल माउथ को अच्छे तरीके से वॉश करना है या अच्छे तरीके से क्लीन करना है। प्रोटेक्ट स्किन को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करना है। इसका इंटरवेंशन क्या है? कि अब इंटरवेंशन का मकसद ये है कि ये जो चेन ऑफ ब्रेकिंग के लिए कौन सा मटेरियल है जो चेन ऑफ ब्रेकिंग के लिए रिक्वायरेबल है। कीपिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ माउथ, यानी आपने ऑब्जेक्ट को माउथ से बाहर रखना है। क्योंकि अगर आपके फॉर एग्जांपल पेंट्स के ऊपर आप क्लास के अंदर बैठे हैं या फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल के अंदर यानी हमारे ज़्यादातर जो नर्सेस है या जो फॉर एग्जांपल पैरामेडिक स्टाफ वगैरह है वो ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि जब भी कोई सिरिंज वगैरह निकालते हैं तो इस सिरिंज का जो रिकेपिंग रीजन है वो माउथ में रखते हैं और बाकी नीडल्स इंजेक्शन वगैरह उसको पेशेंट्स को लगा दिए। तो ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, आपने हर वो चीज़ माउथ से दूर रखना चाहिए। गुड हाइजीन प्रैक्टिस आपने करना है, गुड स्किन केयर देना है थ्रू क्लीनिंग ऑफ स्किन बिफोर अन इन्वेसिव प्रोसीजर। जब भी कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं तो इससे पहले आपने क्लीनिंग करना है स्किन का। कवरिंग द स्किन ब्रेक, अगर स्किन ब्रेक हो जाए तो अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इस्तेमाल करना चाहिए, गूगल इस्तेमाल करना चाहिए यानी ऐनक, फेस शील्ड इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क, गाउन, ग्लव्स इस्तेमाल करना चाहिए। होस्ट क्या है? मतलब सस्केपिटेबल पर्सन आपके लिए होस्ट है। तो इसी होस्ट को हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं? प्रोटेक्ट नेचुरल बॉडी डिफेंस बाय, फॉर एग्जांपल ये होस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इंटर हुआ तो आपका इम्यूनिटी इसको डिटेक्ट कर सकता है। गुड न्यूट्रिशन, आप अच्छी खुराक खा ले तो अच्छी खुराक की वजह से मुख्तलिफ तरह के एंटीबॉडीज़ वगैरह एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो यही एनर्जी इस्तेमाल होती है इसको ब्रेक करने के लिए। गुड हाइजीन करना है, एडिक्वेट स्लीप यानी अच्छे तरीके से आपने सोना है, डिक्रीज स्ट्रेस आपने डिक्रीज़ करना है, यानी कभी भी आप टेंशन नहीं लेना। अगर आपने स्ट्रेस ले तो इसी स्ट्रेस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है इसी पैथोजन के साथ, तो फिर आपके अंदर इन्फेक्शन का चांसेस हो सकती है। इसका इंटरवेंशन ये है कि असेसिंग फॉर अ डिग्री ऑफ रिस्क और इन्फेक्शन, आपने उसके लिए जो रिस्क का इन्फेक्शन के लिए जो रिस्क फैक्टर है उसका असेस करना है कि कौन से फैक्टर है जो इसी इन्फेक्शन को इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तीसरा प्रोमोटिंग द नेचुरल बॉडी डिफेंस, नेचुरल बॉडी डिफेंस को प्रमोट करना है। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, प्रॉपर तरीके से आइसोलेट होना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इस्तेमाल करना है और हैंड हाइजीन इस्तेमाल करना है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तो सोर्स का मतलब वो कौन से ज़राए हैं जो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन में मदद देता है। हमने पढ़ा डिटेल से कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इंजरी से, कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड वाटर है, प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग नहीं हुई, प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन नहीं हुआ, क्लीनिंग नहीं हुआ, तो ये सारे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हैं।
कंटेमिनेटेड हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल जो इन्वायरमेंट है हॉस्पिटल का वो कंटेमिनेटेड है, गंदा है, इंस्ट्रूमेंट्स है, फ्लूइड है, फूड है, एयर है, मेडिकेशन है, ये गंदा है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन का सबब बन सकती है। पेशेंट फ्लोरा यानी फॉर एग्जांपल पेशेंट का जो नॉर्मल फ्लोरा है, फॉर एग्जांपल क्यूटेनियस में, स्किन रीजन में, जीआईटी रीजन में, जेनेटोयूरिनरी या रिस्पायरेटरी रीजन में जो नॉर्मल फ्लोरा है पेशेंट्स का, फॉर एग्जांपल वो क्या है, वो अगर पेशेंट के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है, ज़ाहिर बात है अगर कोई पेशेंट है तो इसी पेशेंट का जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी इम्यून सिस्टम के साथ क्या करेगा, कंप्रोमाइज़ करेगा। फॉर एग्जांपल वो भी इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा या वो भी बॉडी के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन नॉर्मल फ्लोरा सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में, जब भी आपका बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो वो कोई भी नहीं सकता आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब भी बॉडी का इम्यून सिस्टम घेरती जाएगी तो यही नॉर्मल फ्लोरा आपके लिए बायस डिजीज़ भी काज हो सकती है। तीसरा ये है कि इन्वेसिव डिवाइस, जब भी कोई आप प्रोसीजर कराते हैं तो यूरिनरी कैथेटर को आपने अच्छे तरीके से स्टरलाइज करना है, ये क्योंकि ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। वास्कुलर कैथेटर है, एंडो ईटीटी ट्यूब है, एंडोस्कोप है, ड्रेनेज ट्यूब है, तो ये सारी जो है ये इन्वेसिव प्रोसीजर में जो इस्तेमाल होते हैं ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का बायस बन सकती है। मेडिकल पर्सनल को अगर आप देखें तो इन्फेक्टेड कैरियर कॉलोनाइज्ड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैरियर है, फॉर एग्जांपल कोई नर्स भी कैरियर हो सकता है, डॉक्टर भी कैरियर हो सकता है, स्टाफ भी कैरियर हो सकता है, वो अगर इन्फेक्टेड है तो पेशेंट को माजिद आपने इन्फेक्ट किया, या फॉर एग्जांपल पेशेंट के ऊपर आपने हैंड्स को रखा तो भी इन्फेक्ट हो सकता है। रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन टॉकर, यानी वो कौन से रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर वो कौन से फैक्टर है जो इन्फेक्शन के लिए फैसिलिटेटेड का सबब बन सकती है। एडमिशन टू एन इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर यूनिट, जब आपको एडमिशन ले आईसीयू में या इमरजेंसी में, हॉस्पिटल स्टे लॉन्गर देन 7 डेज, अगर आप हॉस्पिटल में स्टे करें 7 दिन से ज़्यादा, पेशेंट ऑन इम्यूनोसप्रेसर, अगर आप पेशेंट इम्यूनोसप्रेसर ड्रग है, इम्यूनोसप्रेसर का मतलब वो ड्रग्स जो इम्यूनो सिस्टम को डिक्रीज कर सकता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन के लिए। और न्यूट्रोफिनिया भी एक रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन का। न्यूट्रोफिनिया मतलब आपका जो फॉर एग्जांपल प्रॉपर तरीके से आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो हमें पढ़ेंगे वो ये है कि प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर, वेनस कैथेटर कहाँ पे रखना है, यानी ये प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर को कहाँ पे रखना है, ये भी एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। इन्वेडिंग यूरिनरी कैथेटर, इन डवेलिंग यूरिनरी कैथेटर को आपने कहाँ पे लगाना है, तो ये भी एंडोट्रिकल ट्यूब आपने कहाँ पे लगाना है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। देखिए प्लेसमेंट ऑफ यानी जो भी सेंट्रल वेनस कैथेटर है, जो हम वो कैथेटर जो वेन को इंजेक्ट करते हैं, या फॉर एग्जांपल वो कैथेटर जो यूरिनरी सिस्टम को इंटर करते हैं हम, या वो इंट्रोट्रिकल ट्यूब जो हम इंटर करते हैं, तो इसका जो प्लेसमेंट है उसको अच्छी तरीके से उसको अच्छी अपनी ही प्लेस पे लगाना है। अगर उलट लग गया अपनी प्लेस से हट के तो फिर ये डिजीज़ का सबब बन सकती है। एज ऑफ पेशेंट पे भी डिपेंड कर सकता है, डिजीज स्टेटस पे भी डिपेंड कर सकता है। तो ये एक्चुअली क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को हम किस तरह प्रिवेंट करता है या किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। डिफिनीशन क्या है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन का, आइडेंटिफाई एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डेवलप और स्प्रेडिंग। अगर आपने आइडेंटिफाई किया एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डेवलप, अगर आपने आइडेंटिफाई किया या फॉर एग्जांपल वो एजेंट जिसके ज़रिए पैथोजन स्प्रेड होते हैं वो आपने रिड्यूस किया, तो ऐसी प्रोसेस को हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस कहते हैं। मुख्तलिफ तरह के जिस तरह के हैंड में मौजूद थे, जितने भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हुई, तो इसी तरीके से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉपर तरीके से केयर देना है, राइन्स बेसाइन हेल्थ टॉयलेट आपने इस्तेमाल करना है, सीज सोप इस्तेमाल करना है, वॉश करना है, क्लीन करना है, इन एटसेट्रा। तो ये हाथ में जितने भी टर्म है ये सारे वो टर्म है जो प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस में आपको मदद दे सकती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शंस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी वो कौन से प्रोग्राम है जो जिसके ज़रिए हम इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर एक स्टीरिलाइजेशन है, एसेप्टिक टेक्निक है, क्लीनिंग है एंड डिसइंफेक्शन है, स्किन डिकॉन्टिमिनेशन है, सेफ डिस्पोजल एंड हॉस्पिटल वेस्ट है। तो ये इन्फेक्शंस कंट्रोल हुआ आपके साथ। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है,
प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मुख्तलिफ तरह के एंटीबायोटिक है जो इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। आइसोलेशन है, हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड डिज़ाइन है। देखिए हॉस्पिटल का जो डिज़ाइन है, जो बनाना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि आप किस तरह से उसको इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपने कौन सा डिज़ाइन उसको देना है। पर्सनल वेलफेयर है, यानी फॉर एग्जांपल बजाते खुद आपने अपने बहबूद के लिए कौन सा स्टेप लेना है कि आप उस इन्फेक्शन से बच जाए। प्रोविज़न ऑफ सेफ ब्लड को किस तरह ट्रांसमिट करना है। सर्वाइवल है, सर्वाइवल का मतलब आप किस तरह रह सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करना है, ग्लव्स है, प्रोन है, गाउन से, प्रोटेक्टिव आईवियर है, फेस शील्ड है, मास्क है। तो ये जितने भी फैक्टर है ये इस्तेमाल होती है किसके लिए, इन्फेक्शंस कंट्रोल करने के लिए। हैंड हाइजीन इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। अगर आप हैंड हाइजीन की बात करें तो ये इंतहाई सिंपलेस्ट, सादा और चीपेस्ट आसान तरीका है। इसमें कम पैसे खर्च हो सकते हैं, आप इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। बिफोर द पेशेंट कॉन्टैक्ट इन 5 मोमेंट है हैंड हाइजीन का जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद देती है। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं करते पहले, बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट से पहले, बिफोर एसेप्टिक टेक्निक या एसेप्टिक टास्क से आप पहले हैंड वॉशिंग कर रहे हैं। आफ्टर बॉडी फ्लूइड, अगर आपके बॉडी को फ्लूइड, अगर किसी पेशेंट के फ्लूइड आप पर लगे तो पैर भी आपने क्या करना है, पैर भी आपने हैंड वॉशिंग करना है। आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट करने के बाद, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उसको कॉन्टैक्ट करने के बाद भी हैंड वॉशिंग करना है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में फॉर एग्जांपल 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग है। ऐसी 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग में आपने क्या करना है, 7 स्टेप है जो आपने हैंड वॉशिंग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पाम टुगेदर, यानी पाम टू पाम रबिंग है। नेक्स्ट है नंबर 2, रब द बैक ऑफ द बोथ ऑफ द हैंड को आपस में रब करना है बैकवर्ड साइड पे, एक का बैकवर्ड साइड दूसरे का फ्रंट साइड। तीसरा जो है इंटेक्ट फिंगर रब हैंड टुगेदर, इन आपस में दोनों हाथों का आपस में, यानी फ्रंट टू फ्रंट आपने उसको क्या करना है, इंटरफेस करना है उसकी फिंगर को। नेक्स्ट 4 पॉइंट ये है कि इंटरलॉक फिंगर एंड रब द बैक ऑफ वन फिंगर और बोथ हैंड, दोनों फिंगर के सॉरी दोनों हैंड की जो फिंगर है वो आपने इंटरलॉक करना है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एक एक फिंगर को किसी एक हैंड के ऊपर आपने रब करना है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपने रब फिंगर टिप ऑन पाम ऑफ बोथ हैंड फॉर बोथ हैंड, यानी दोनों हाथों के ज़रिए आपने जो आपका फिंगर टिप से एक हाथ का फिंगर टिप्स और दूसरे का पाम्स आप आपस में रब करना है। 7 स्टेप अपने रिस्ट को रब करना है एटसेट्रा। ये 7 मेथड है कंट्रोल करने के लिए। एनी क्वेश्चन? तो ये हमने पढ़ा चेन ऑफ इन्फेक्शन के हवाले से कि चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे कहते हैं, उसको हम किस तरह चेन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट अ चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड वी विल एडवाइस यू all the herbal student to you can subscribe the channel and you next to improve this channel because that's your responsibility. You can improve this channel. Inshallah we will upload a video, a lot of video for your facilities, for your luxury apartments. Thanks.